बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपके सवालात में ज़बान कुरैशी हाज़िर खिदमत है। तो आज के जो हमारे पास सवालात थे, चूँकि सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक इस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिकस्त चल रही थी, तो हमसे यही सवाल बार बार पूछे जा रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में अपनी बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद अब वापस आने को तैयार है। खिलाड़ी मुख्तलिफ फ़्लाइट के ज़रिए उनका जो अराइवल है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अब फ्यूचर क्या है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस वक्त बड़ी अहम सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलनी है, टेस्ट मैचेस, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ये हम सब जानते हैं, जितनी मर्ज़ी हमारे स्ट्रॉन्ग कैप्टन रहे हों, जितनी मर्ज़ी हमारी स्ट्रॉन्ग सीरीज़ रही हो, मगर आज तक ये हमारे लिए एक ख्वाब है कि हम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त दें। आप माजी के जितने भी ताकतवर आपके कप्तान आए, आप अगर नाम लेना शुरू कर दें तो एक तवील फहरिस्त है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैप्टन आप इमरान खान को कहते हैं। उनकी भी क़यादत में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त नहीं दे सका। तो अब यहाँ पर ये बड़ा इम्पोर्टेंट और क्रूशियल सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ से कबल तब्दीलियाँ करनी चाहिए। वो तब्दीलियाँ जिनकी बात गश्त वर्ल्ड कप के दौरान ही सुनाई देने लग गई थी, कप्तान को हटा दिया जाएगा, पर्चियाँ निकल जाएंगी, ये सारे यार दोस्त इकट्ठे हैं, वगैरह वगैरह। अभी हमने चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप पर जो पोस्टमार्टम है या एनालिसिस है वो नहीं करना कि क्यों पाकिस्तान हारा, क्या क्या वजूहात बनी, इसलिए हम अब उस साइड को अभी टच नहीं कर रहे। हम अपने स्पेसिफिक जो सवाल है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया टूर, उस पर थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट तरीन बात यह है कि पाकिस्तान को रेड बॉल क्रिकेट खेलनी है ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है जो कि दिसंबर में शुरू होगी और जनवरी के पहले हफ्ते तक जाएगी। 3 टेस्ट मैच हैं, जिनमें से एक हमें पर्थ में खेलना है, एक हमें गालिबन सिडनी में खेलना है, और एक हमें MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलना है। तो अगर हम इन तमाम सूरत हाल को अपने सामने रखें, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को देखें और लॉजिक को सामने रखें, तो कोई बड़ी तब्दीली यहाँ पर जो डिमांड की जा रही है उसकी लॉजिक समझ में नहीं आती। अब हम 1 बाय 1 तमाम जो हमारे पहलू हैं उनको सामने रखते हैं और फिर उनको हम क्लियर करते जाते हैं। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस वक्त जो मौजूदा ODI टीम है उसको लेकर काफ़ी सवालात उठे, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी सवालात उठे, लेकिन सवाल ये है कि आपने 2 या 3 खिलाड़ियों की सिलेक्शन पर तो मेरिट के हवाले से सवाल कर सकते हैं या फिटनेस के हवाले से भी सवाल उठ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने बैटिंग ऑर्डर को देखें तो टॉप से लेकर नंबर 7 नंबर 8 तक वो कौन सा खिलाड़ी था जिसकी सिलेक्शन पर आप समझते हैं कि ये सिलेक्शन नहीं बनती थी। और जितने भी आपके खिलाड़ी थे उनमें 3-4 तो वो थे जो टॉप 10 में या तो मौजूद हैं या फिर हालिया कुछ महीनों में रहकर 10 से आगे पीछे हुए, क्योंकि हर सीरीज़ के बाद या हर 2-3 मैचेस के बाद ICC का जो रेटिंग पॉइंट है वो ऊपर नीचे होता है, जिससे आपकी जो रैंकिंग है वो अप डाउन होती रहती है। अब आप नाम ले लें, फ़खर जमान को देख लें, इमामुल हक को ले लें, आप इमामुल हक पर लाख तनकीद करें, यह आपका हक बनता है। सवाल ये है कि ODI में कितने ओपनर इस वक्त ऐसे मौजूद हैं जिनकी 50+ बैटिंग एवरेज है। आप उन पर ये एतराज़ कर सकते हैं कि वो अपने लिए खेलते हैं, वो इम्पैक्टफुल प्लेयर नहीं हैं, वो जब परफॉर्म कर भी रहे हों तो टीम जीतती हुई नज़र नहीं आ रही। ये एक और एस्पेक्ट है, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड कैटेगरी को चुनते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि वो पर्ची हैं। उन्होंने माजी में परफॉर्म कर रखा है, 10 ODI सेंचुरीज़ उनकी हैं, 50+ एवरेज को उन्होंने बड़ा लंबा अरसा मेंटेन रखा, आलमी रैंकिंग में नंबर 5-6 तक आते रहे। फ़खर जमान आप सबके सामने है, बल्कि जब एशिया कप में ये फ्लॉप हुए तो सब कहने वाले थे कि फ़खर जमान को टीम से हटा के हारिस को डाल लें, अब्दुल्ला शफीक को डाल लें, ये है वो है, जब फॉर्म नहीं है तो उसको रेस्ट करवाएं। और जब रेस्ट करवा कर वापस लाए और एक बदला हुआ फ़खर जमान देखा तो फिर आप ही लोग थे कहने वाले कि आपने इसको ड्रॉप क्यों किया। तो हमारे यहाँ जो ये हाइप और एकदम वहाँ से उठा कर नीचे फेंकने का रुझान है, ये तो कोई पुरानी बात है नहीं, ये तो हमारे मिजाज का हिस्सा है, हम इसी को लेकर चलते हैं। आप बाबर आजम की बात कर लें, नंबर 1 थे ना, और मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे थे, मगर वर्ल्ड कप में 1 या 2 अच्छी इनिंग्स के अलावा बाकी 8-7 मैचेस में क्या परफॉर्मेंस है। आप मोहम्मद रिजवान को देख लें, श्रीलंका के खिलाफ एक जादुई इनिंग्स को अगर आप निकाल दें तो बाकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो कहाँ से मैच विनिंग परफॉर्मेंस के ज़ुमरे में आएंगी। वो आपके मेन मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे, मतलब आप देख लें ना कि 2 डाउन पे खेल रहे हैं वो आके। आप सऊद शकील की बात कर लें, क्या परफॉर्मेंस दी उन्होंने, 1 या 2 अच्छी इनिंग्स के बाद हर मैच में उनको स्टार्ट मिला।
25 रन, 30 रन, 32 रन, उसके बाद सऊद शकील को क्या होता रहा। अब्दुल्ला शफीक की बात कर लें, बहुत टैलेंट है, बहुत बेहतरीन क्लासिकल प्लेयर है, क्या टाइमिंग है, क्या उसकी कवर ड्राइव है, लगता है कि बाबर आजम हमें दोबारा एक नया बाबर आजम मिल गया, वगैरह वगैरह। लेकिन परफॉर्मेंस क्या थी। आप ऑलराउंडर के शोबे में देख लें, यही खिलाड़ी थे ना मोहम्मद नवाज और शादाब, जो पिछले 1 साल थे पाकिस्तान को परफॉर्म करके अपने मुख्तलिफ मौक़ों पर कभी बैटिंग कभी बॉलिंग से जितवाते ला रहे थे ना। पाकिस्तान नंबर 1 जब बना तो यही टीम थी ना, कोई अलग से टीम तो नहीं थी। यकदम तो नहीं हुआ कि वर्ल्ड कप में आपने पूरी टीम चेंज कर दी। तो सवालात बहुत हैं, एतराज़ात भी बहुत हैं, लेकिन उनका वैलिड आंसर किधर है, किधर है रिप्लेसमेंट। आप अब यहाँ पर कहेंगे कि इमाद वसीम को खिला लेते, वो उधर कैरेबियन प्रीमियर लीग में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आए, वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन सवाल ये है कि जिन खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम लेकर गया, क्या आपके पास उनकी प्रॉपर रिप्लेसमेंट 1-2 के अलावा थी? तो जवाब ये है कि नहीं थी। अब ये है लम्हा फ़िक्रिया कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि 15 रुकनी स्क्वाड में आपके पास 11 के बाद बाकी 4 खिलाड़ी इस काबिल ही नहीं आपने समझे कि उनको खिलाएं। ये तो मजबूरन कुछ अनफिट या इंजरीज हुई तो आपको वहाँ से रिप्लेस करना पड़ा, नहीं तो आपके पास तो कोई 15 में भी नहीं था। को जाके आप 18 रुकनी स्क्वाड में जो 3 इजाफी रिजर्व थे उनकी बात करें। तो यहाँ इसको हम आगे चलकर आने वाले प्रोग्राम में यकीनन डिस्कस करेंगे वर्ल्ड कप के अंदर टीम के सिलेक्शन, क्योंकि मादी में इस पर बहुत बात हो गई है, तो इसलिए अब इस पर ज़्यादा हम नहीं बात करेंगे, थोड़ी बहुत मज़ीद बात कर लेंगे। अभी हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर, दौराए ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान में रखें कि 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, और अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रीसेंट टेस्ट फॉर्म को देख लें तो पाकिस्तान श्रीलंका में पहली मरतबा क्लीन स्वीप करके आ रहा है जुलाई में। और ये अच्छा जेस्चर नहीं होगा कि आप एक विनिंग टीम को उठाकर फेंक दें। और ODI में तब्दीलियां हो सकती हैं, T20 को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यकदम पूरी टीम को अगर रोल आउट कर देंगे तो आप ये भी ध्यान में रखें कि आपने फिर आगे 6 महीने के बाद T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, और इतना टाइम अब आपके पास तैयारी का नहीं बचा कि आप यकदम से एक नया कप्तान ले आएँ, फिर एक नई टीम डेवलप करें और फिर उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपको वर्ल्ड कप जितवा देगी। तो आपको इन्हीं खिलाड़ियों पर रिलाई करना होगा, इनकी जो छोटे छोटे फॉल्ट्स हैं, जो इनकी खामियाँ हैं, उनको दूर करना होगा, और फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को अपनाएं ना, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को अपनाएं। ये भी हमसे सवाल पूछा गया था कि पाकिस्तान का फ्यूचर प्रोग्राम या प्लान क्या होना चाहिए, तो हम उसको अगर वक्त बचा तो डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल दौरा ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड पर बात करने लगे हैं। ज़्यादा बड़ी तब्दीलियों का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। एक तो ये खबरें आ रही हैं कि जो चेयरमैन PCB स्टैंडिंग कमेटी हैं ज़का अशरफ साहब, उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इस पोजीशन के अंदर कोई बड़ी तब्दीलियाँ कर सकें, इसलिए टीम की चेंजिंग जो है वो जिस तरीके से टेस्ट स्क्वाड पहले गया था उसमें चंद एक ज़रूरी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अगर हम पिछले स्क्वाड पर नज़र दौड़ाते हैं तो आपके पास ओपनिंग में जो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड था, अगर हम उसकी बात करें, इमामुल हक थे, अब्दुल्ला शफीक थे और शान मसूद थे। मोस्ट प्रॉबेबली इमामुल हक इस वक्त ड्रॉप होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद, ये आपका जो पेयर है ये जाएगा। अब इसके साथ तीसरा ओपनर कौन होगा? क्या कायद आज़म ट्रॉफ़ी के किसी परफॉर्मर को लिया जाएगा या एक मरतबा फिर इमामुल हक को लास्ट चांस टेस्ट में दिया जाएगा? ये अब जैसे ही कुछ दिनों में टीम की अनाउंसमेंट होती है तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद वन डाउन पे आपके बाबर आजम थे, वही रहेंगे। आपके पास सऊद शकील थे, वही टीम में इस वक्त मौजूद रहेंगे टेस्ट स्क्वाड में, क्योंकि आखिरी मैच में डबल सेंचुरी उन्होंने की है, शानदार परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं। रिज़र्व विकेट कीपर में आपके पास मोहम्मद सरफराज अहमद थे, मुमकिन तौर पर वही इस वक्त टीम के अंदर शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। सलमान अली आगा टीम के अंदर शामिल थे। ये यहाँ पर इफ़ एंड बट वाला सवाल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको स्पिनिंग ऑलराउंडर चाहिए नहीं, वहाँ पर आपको वो ऑलराउंडर चाहिए अगर आपने ऑलराउंडर के साथ जाना है कि जो अच्छी बॉलिंग कर सके, बीच में आकर कुछ ओवर 10-12 निकाले, 2-3 विकटें ले ले, मुश्किल वक्त में 35-40 रन की एक अच्छी इनिंग खेल दे। तो स्पिनिंग ऑलराउंडर वहाँ पर ले जाने की कोई लॉजिक समझ में आती नहीं है। हाँ, अगर आपको 2 में से एक स्पिन ऑलराउंडर चूज़ करना पड़ता है तो फिर मोस्ट प्रॉबेबली आप मोहम्मद नवाज़ के साथ जाएंगे अगर आपने स्पिनिंग ऑलराउंडर टीम में रखना है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में हमेशा हम देखते आए हैं कि फ़ास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमेशा से खेलता आया है, तो लग यही रहा है कि शायद फ़हीम अशरफ की स्क्वाड में वापसी हो। वैसे तो आमिर जमाल भी श्रीलंका के स्क्वाड में शामिल थे, वो भी बतौर ऑलराउंडर गए हुए थे। तो इफ़ एंड बट्स मौजूद हैं सिलेक्शन के ऊपर। बॉलिंग की अगर हम बिलखुसूस बात करते हैं, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर तो तकरीबन हमें समझ में आता है कि वही है जो लास्ट सीरीज़ खेला, एक आध तब्दीली उसमें इम्कान है। बॉलिंग की अगर बात करें तो शाहीन शाह आफरीदी हम सब जानते हैं कि 100% फिट नहीं है, उनकी जो पेस
145 से 131 135 के राउंड अबाउट इस वक्त चल रही है। ये क्लियर इशारा दे रही है कि वो जब T20 वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुए थे उसके बाद वो वापस तो आए, रिदम भी आया, लेकिन वो पेस वापस नहीं आई, वो अभी फिट नहीं है। तो शाहीन शाह अफरीदी के साथ अगर हम पेयर की बात करते हैं तो पिछली सीरीज़ में हसन अली थे और साथ नसीम शाह थे। नसीम शाह इंजर्ड हो चुके हैं कंधे की इंजरी के सबब, और हसन अली उस फॉर्म में है नहीं कि उनको टेस्ट सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कंसीडर किया जाए। अच्छा, अब बाकी ऑप्शन पर अगर हम बात कर लेते हैं जो पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान यूटिलाइज़ करता आ रहा था, तो उनमें भी 3 बॉलर तो आपके अनफिट हैं। मोहम्मद हसनैन वो भी अनफिट है, उनकी भी इंजरी के बाद रिहैब चल रहा है। मुल्तान सुल्तान के आपको एक फास्ट बॉलर याद होंगे जिनको पाकिस्तान ने T20 डेब्यू भी करवाया था शानदार परफॉर्मेंस के बाद, एहसानुल्लाह, वो भी इंजर्ड हैं और रिहैब से गुजर रहे हैं। तो आपके 3-4 जो मेन लाइनअप के बॉलर थे फास्ट बॉलर्स, वो इंजरी का शिकार भी हैं। तो आपके लिए फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है इम्तिहान बन चुका है। अब यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या आप अपनी ज़िद और अना को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, मोहम्मद अब्बास क्यों टीम से बाहर है? कॉमन सा क्वेश्चन है ना। मोहम्मद अब्बास जो कि इंग्लैंड के अंदर डोमेस्टिक काउंटी के अंदर विकेटों के अंबार लगा चुके हैं, वो मुसलसल 3 सीज़न से वहाँ पर बेस्ट बॉलर्स के अंदर शामिल हो रहे हैं। वो एक वहाँ पर अब अपनी एक छाप रखते हैं विकेटें लेने का। पाकिस्तान में भी जब वो थे तो उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी एक आध मैच के अलावा जिस पर उनको टीम से ड्रॉप किया जाए। और ऑस्ट्रेलिया जैसी सीरीज़ में कि जहाँ आपको मोहम्मद अब्बास मैच विनिंग बॉलर बन सकते हैं, आपको अपनी ज़िद और अना कुर्बान करके उनको कम बैक करवाना चाहिए। वो फॉर्म में भी हैं, वो रिदम में भी हैं, और वो टेस्ट के आपके बेस्ट बॉलर हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप अब्बास को ले आते हैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ, और साथ जाहिर है कि तीसरा बॉलर फिर आपके पास हारिस रऊफ़ के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं इस वक्त फिल वक्त, तो 3 बॉलर तो आपको ये समझ में आ गए। और चौथा जो फास्ट बॉलर है वो फिर ऐसी सूरत में या आमिर जमाल होंगे या फ़हीम अशरफ। लग यही रहा है कि एक्सपीरियंस को देखते हुए शायद आमिर जमाल पर रिलाई ना किया जाए और फ़हीम अशरफ को स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए, और फिर मुमकिन तौर पर मोहम्मद वसीम जूनियर का नाम भी गर्दिश कर रहा है कि क्योंकि इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है फास्ट बॉलिंग को लेकर, तो शायद वसीम जूनियर की भी लॉटरी टेस्ट स्क्वाड में लग जाए। स्पिन की अगर बात कर लें तो 3-4 नाम हैं जिनके ऊपर चल रही है। सबसे प्यारी चॉइस तो यकीनी तौर पर जितनी तनकीद अब हो चुकी है अबरार अहमद को ना लेने पर, तो फर्स्ट चॉइस तो अबरार अहमद ही होंगे। अबरार अहमद के साथ आप नुमान अली के ऊपर रिलाई करने जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा स्पिनर आप खिला नहीं सकते। अगर अच्छी आपको पिच फील होती है कि तीसरे या चौथे दिन जाकर ये स्पिनिंग ट्रैक बन सकता है, तो फिर ये आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 3 पेसर लेकर जाएँ और 1 स्पिनर हो जेनवन और 1 आप फिर ऑलराउंडर स्पिनर खिला लें, या आप 4 पेसर खिलाएं और 1 आप अपना स्पिनर ले जाएं। ऐसी सूरत में हमारे मिडल ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन है नहीं जो अच्छी अगर पिच स्पिनिंग को सपोर्ट कर रही हो तो वो 10-12 ओवर का वहाँ पर स्पेल दिखा ले। तो इस चीज़ को फिर देखते हुए आपको सलमान अली आगा टाइप का जो बैट्समैन है या मोहम्मद नवाज़ टाइप के जो खिलाड़ी हैं, इनको रखना फिर मजबूरी बन जाती है कि जब अगर आप देखें कि तीसरे या चौथे या 5वें दिन जाकर बॉल ब्रेक या टर्न होना शुरू हो गया है पिच पे, तो उस सूरत में फिर ये लगता है कि आप इस टाइप के खिलाड़ियों को भी स्क्वाड में रख सकते हैं। अच्छा, नुमान अली और अबरार की हमने बात कर ली है। उसामा मीर या उस्मान कादिर अभी टेस्ट स्क्वाड में दूर दूर तक आते हुए नज़र नहीं आते, तो बज़ाहिर यही ऑप्शन सामने आ रहा है कि आपके स्क्वाड में अबरार अहमद को ही सिलेक्ट किया जाएगा। बाकी जितनी भी हतमी बातें हैं वो तो आने वाले वक्त में ही क्लियर होंगी कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना स्क्वाड चूज़ करती है। कप्तानी के हवाले से ये खबरें बहरहाल गर्दिश कर रही हैं कि तीनों फॉर्मेट में अलग-अलग कप्तान हो। इस हवाले से कुछ लॉबीज़ भी हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया जा रहा है शाहीन शाह अफरीदी का नाम T20 कैप्टन के लिए बहुत ज़्यादा गर्दिश में है कि उन्होंने लाहौर कलंदर को चैम्पियन भी बनवाया। पिछले 2 साल लाहौर की जो उन्होंने क़यादत की बहुत शानदार की थी, और शाहिद उनके जो ससुर हैं शाहिद आफरीदी, उनकी भी चेयरमैन ज़का अशरफ से बात हुई है बोर्ड में किसी ओहदे के हवाले से, जिस पर शाहिद आफरीदी ने इस वक्त माफ़ी मांग ली थी एक किस्म की कि मैं अभी इस वक्त आने की पोजीशन में नहीं हूँ, अलबत्ता मैं इन फ्यूचर देख लूँगा। लेकिन वो मुतादिद मकामात पर शाहीन शाह अफरीदी को एज अ कैप्टन बात कर चुके हैं, ठीक है, और उनकी एक अच्छी खासी एक पावर भी है, स्ट्रेंथ भी है, उनकी कहे की एक सेइंग की वैल्यू भी है। ओडीआई के अंदर अगर हम देखते हैं तो मोहम्मद रिजवान एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर सामने आ सकते हैं अगर बाबर आजम को रिप्लेस करने का फैसला होता है।
اور اگر بابر اعظم کو ایک چانس اور ملتا ہے اور وہ کنٹینیو کرتے ہیں ایز کیپٹن تو پھر آنے والے وقتوں میں مزید پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ اور ٹیسٹ کی کیپٹنشپ کی اگر بات کریں تو سرفراز احمد کا ایک مرتبہ پھر بڑا اسٹرانگ نام ہے، کیونکہ قائد اعظم ٹرافی کے اندر انہوں نے اپنی ٹیم کو اس وقت چیمپئن بنوایا ہے، مین ان فارم ہے، بیٹنگ میں اچھی پرفارم کر رہے ہیں۔ جب ان کا کم بیک ہوا سری لنکا میں انہوں نے کم بیک پر سنچری بھی بنائی تھی، تو یہ چیزیں بابر اعظم کے لیے تھوڑی ٹف ہو سکتی ہیں کہ اگر بابر اعظم کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو پھر ممکنہ طور پر ٹیسٹ میں سرفراز احمد، او ڈی آئی میں محمد رضوان اور T20 میں شاہین شاہ آفریدی کو کپتانی سونپے جانے کا قوی امکان ہے۔ آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی۔ آنے والے پروگرام کے اندر ہم مزید آپ کے سوالات کو شامل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ باتیں جو حقائق پر مبنی ہیں، وہ فیکٹ جن کا تعلق حقیقت سے ہے، وہ آپ تک بیان کریں۔ صرف قصے کہانیاں سنا کر وقت آپ کا ضائع مت کریں۔ امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اللہ نگہبان۔